गुड इवनिंग। आज जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश के यूनियन बजट से रिलेटेड है। यानी आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे जो लेटेस्ट बजट आया है कल, जिसको हम लोग यूनियन बजट बोलते हैं। और ये 2022-23 का बजट है और इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत सारे करेंट अफेयर्स की जो टॉपिक होती हैं या करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह की टॉपिक पढ़ने को मिले तो आप इसको इग्नोर ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के इस एडिटोरियल को आप ज़रूर शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेज, ऐसे वर्ड्स एंड टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है जब आप खास करके बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एडिटोरियल की, और इसका टाइटल आप इसका हेडिंग देख सकते हैं, और हेडिंग में लिखा है बिग ऑन होप्स, शॉर्ट ऑन आइडियाज़। इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि बात क्या कही जा रही है। जैसा कि आपने इस प्रतिक्रिया को, इस परिस्थिति को नोट किया होगा कि जब कोई भी यूनियन बजट आता है तो इसके कई लोग होते हैं जो पक्ष में होते हैं, कई लोग इसके विपक्ष में होते हैं, कई लोग इसकी तारीफ में लग जाते हैं, कई लोग इसकी बुराई यानी इसके क्रिटिसाइज़ करने में लग जाते हैं। इस बार का हाल भी वैसा ही है। जब ये बजट आया तो जो पक्ष में थे तो इसके तारीफ़ करने लगे, विपक्ष में तो इसकी भर्त्सना करने लगे। अब बात है कि हम लोग एक एडिटोरियल एनालिसिस करते हुए इसको समझेंगे कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए थे। इन सब बातों की इसमें अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जो लेखक हैं वो बताना चाहते हैं हम लोगों को कि जो ये बजट है इसमें आशा बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसा कुछ बनाया गया है कि जिससे लोगों के बीच में आशा जगती है, यानी बड़े बड़े आशा इसमें जगती है। बट इसमें कमी क्या है? शॉर्ट मतलब कमी। क्या चीज़ की कमी है? आइडियाज़ की। यानी बोल तो दिया गया कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बट ये चीज़ का क्लियर नहीं है कि होगा कैसे, क्या इसके लिए प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारे पास रोड मैप्स है। इन सब चीज़ों की कमी है। यानी होप्स यानी आशा तो बहुत ज़्यादा दिखाया गया, बट इसको करने के लिए कोई आइडिया सुलझाया नहीं गया। ये मेन टॉपिक है इसका, यानी इसी के आसपास आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि आज के इस एडिटोरियल में बात होगी यूनियन बजट 2022 एंड 23 की। तो आराम से पेशेंस के साथ इसको आपको पढ़ना है शुरू से लास्ट तक। सबसे पहले देखिए, बजट एम्स टू फोकस। जो बजट का मेन एम है वो ये है कि ये फोकस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी पे। यानी मेन फोकस इस बजट में देखने को मिला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो मूलभूत ढांचा है देश का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और कनेक्टिविटी को और भी अच्छा करें। बट कमी इसमें क्या है? लैक्स ग्रोथ इनविगोरेटिंग प्रपोजल्स। लेकिन इसमें ग्रोथ को इनविगोरेट करना का मतलब होता है कि उसको रिवाइटलाइज करना, यानी उसको कैसे करेंगे अच्छा और सुदृढ़ करना। तो जो ग्रोथ से रिलेटेड जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, प्रपोजल्स में कमी दिखती है इसमें। यानी कैसे इसको रिजुविनेट करें, इसको सब अच्छा करें, इसकी कमी है। यानी आइडियाज़ या प्रपोजल की इसमें कमी है, कैसे इसको करना है। जैसे कि ऊपर में ही बात कही गई है कि हमारे पास आशा तो है कि ये करना है, बट कैसे उसको करना है, उसको कैसे हम लोग नए पैटर्न में कर सकते हैं, इसकी कमी है। चलिए आगे के लाइन्स को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। पहली चीज़ तो आपको याद करना है कि जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ये चौथा उनका सक्सेसिव बजट था, लगातार चौथी बार वो बजट पेश कर रही हैं। विथ कॉमनसेंशियल इन इट्स अप्रोच, जो कि वाइल मतलब जबकि उनका जो बजट पेश करना था एक कॉमनसेंशियल था, यानी क्या था? एक तार्किक था, लॉजिकल था। इज़ नॉट एग्जैक्टली बबलिंग विथ न्यू आइडियाज़। लेकिन इसमें जो कमी किस बात की थी? तो इट वॉज नॉट एग्जैक्टली बबलिंग। बबलिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ होना। यानी किस चीज़ से भरा हुआ नहीं था? तो नए आइडियाज़ से। यानी ये लॉजिकल तो था, बट इसमें कोई नया आइडिया देखने को नहीं मिला। विद द इकोनॉमी स्टिल इन सर्च ऑफ ड्यूरेबल मोमेंटम। तब जब हमारा देश जो है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है
अभी भी खोज कर रहा है। इन सर्च ऑफ मतलब खोज कर रहा है एक ड्यूरेबल मोमेंटम। ड्यूरेबल का मतलब होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी लगातार लंबे समय तक एक गति में बना हुआ रहना। यानी अभी भी हमारे देश की इकोनॉमी है जो एक ड्यूरेबल गति की खोज में है, दैट कुड हेल्प इंट्रेंच द रिकवरी फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर्स रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन। दैट कुड हेल्प, जो इसकी मदद कर सकता है किस चीज़ में, इंट्रेंच में। इंट्रेंच का मतलब होता है फर्मली इस्टेब्लिश होने में, यानी सेटल होने में। यानी अगर मोमेंटम अगर ड्यूरेबल होगा तो ये हेल्प करेगा इंट्रेंच करने में। इंट्रेंच करने मतलब सेटल होने में। किस चीज़ से सेटल होना है, तो रिकवरी फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर्स रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्शन। पिछले साल के जो हम लोग अगर फिजिकल ईयर की बात करें, जो आर्थिक साल की बात करें, तो उसमें क्या था, रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है क्रंच, और क्रंच का मतलब अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये होता है सिकुड़न। यानी पिछले साल का जो डिक्लाइन था उससे रिकवरी पाने में मदद तभी मिल सकता है जब ड्यूरेबल मोमेंटम है, यानी तब जब हमारे देश की इकोनॉमी प्रयास कर रही है, अभी भी खोज में है ड्यूरेबल मोमेंटम की, ताकि पिछले साल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि क्रंच है, जो कि डिक्लाइन है, उसको ये रिकवर कर पाए। ऐसे स्थिति में मीज़ सीता, इसको मिस नहीं पढ़ेंगे, मीज़ बोलते हैं। कोई व्यक्ति जब अच्छे पद पे होते हैं तो उनके लिए हम लोग मीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मिस और मिसेज का नहीं। मीज़ सीतारमन हैज़ मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस। तब जब हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने की बात आ रही थी कॉन्ट्रैक्शन से, उस समय जो सीतारमन के पास जो मौका था उसको मिस कर गई इन सब चीज़ों को एड्रेस करने में। कौन सा चीज़, द फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग इन वेक ऑफ इरोजन इन रियल इनकम्स एंड सेविंग्स थ्रू a combination of tax breaks for the middle class and cash handouts for the poor. फ्लैगिंग कस्टमर स्पेंडिंग, अब ये सारे वर्ड्स को आप समझिए। फ्लैगिंग का मतलब होता है डिक्लाइन होता। कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो आदमी अपने चीज़ों के ऊपर जो खर्च करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग। जैसे आप कोई भी सब्जी खरीदो, दाल खरीदो, टीवी खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो जो आप स्पेंड करते हैं वो कंज्यूमर स्पेंडिंग कहलाता है। तो किस चीज़ को एड्रेस करने में नाकाम रही निर्मला सीतारमन, फ्लैगिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है वो कम गया है। इन वेक ऑफ, किसके वजह से, इन वेक ऑफ का मतलब के वजह से, यानी के कारण, किस चीज़ के कारण, इरोजन इन रियल इनकम्स, जो रियल इनकम्स में कमी आई है, जिसके वजह से आपका स्पेंडिंग पावर भी क्या हो गया है, फ्लैग हो गया है, मतलब घट गया है। एंड सेविंग्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स ब्रेक्स फॉर द मिडिल क्लास एंड कैश हैंड आउट्स फॉर द पुअर, यानी जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस किया जा सकता था किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। कैसे किया जा सकता था कि थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए क्या में राहत देती, टैक्स बेनिफिट्स मिलता, यानी टैक्स ब्रेक्स का मतलब क्या हुआ, टैक्स बेनिफिट मिडिल क्लास को दिया जाता। और हैंड आउट्स फॉर द पुअर, हैंड आउट्स का वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट। यानी जो निर्मला सीतारमन है वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। पहला कि कंज्यूमर जो है उसके जो इनकम में कमी आई है उसको एड्रेस करने में नाकाम रही। साथ में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके अगर टैक्स अगर बेनिफिट थोड़ा सा मिलता, थोड़ा सा उसको टैक्स में रिलीफ मिलता, तो उसको भी एक इग्नोर कर दी। और ख़ासकर अगर गरीब की बात करें तो उनको फाइनेंशियल हेल्प करने में भी कोशिश नहीं हुई, यानी इस अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने खो दिया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हैंड आउट्स का मतलब क्या हो गया, हैंड आउट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द पुअर हो गया, गरीबों के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी हैंड आउट्स का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट्स। और जो वर्ड है कुछ इसमें टैक्स ब्रेक्स का मतलब हुआ टैक्स रिलीफ।
क्लियर? यानी इस बजट में इन सब चीज़ों की कमी रही, ये सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। And even as a minister acknowledges the role public capital expenditure could play in crowding in private investment at the time when the private investment seems to require that support. अब ये जानते हुए कि मिनिस्टर ये जानती थी कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या रोल है यहाँ पे। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जब सरकार किसी भी चीज़ को खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है जानती है कि क्या है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का रोल। इट कुड प्ले क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या कर सकता है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर सकता है, एकत्रित कर सकता है। यानी ये प्राइवेट सेक्टर को कह सकता है कि लीड कर सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर भी है, उसको भी ज़रूरत है, रिक्वायर दैट सपोर्ट। अभी इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड हेल्प टू पम्प प्राइम डिमांड इन इकोनॉमी। पम्प प्राइम का मतलब क्या होता है? पम्प प्राइम का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस को बूस्ट करना। कैसे बूस्ट करना? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करके। यानी सरकार को अभी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके हमारे देश की इकोनॉमी को क्या करना होगा? बूस्टअप करना होगा। कई हमारे जो छोटे जो मझले या फिर कह लो मध्यम कैटेगरी के जो आपकी कंपनीज़ हैं जो कोरोना के कारण प्रभावित हुई हैं, उनको पैसा दे करके या फिर उसमें इन्वेस्ट करके उसको ऊपर उठाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी बढ़े, वो उस तंगी से उभर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा। यानी यहाँ पे अभी मौका था सरकार के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। पम्प प्राइम का मतलब नोट कर लीजिएगा। पम्प प्राइम का मतलब होता है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। बिजनेस को बूस्ट करने के लिए बिजनेस में, यानी बिजनेस को ज़्यादा आप बूस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जब बूस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पम्प प्राइम। ये डिमांड है अभी इकोनॉमी की। द बजट आउटले ऑफ ₹7.50 लाख करोड़ फॉर द कैपिटल अकाउंट्स मार्क्स just a 24.4 increase from the revised estimate of 6.03 लाख करोड़ for the current fiscal। अब इसमें बोला गया है कि जो बजट का आउटले है, आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर है, वो इस बार रखा गया है 7.50 लाख करोड़ फॉर द कैपिटल अकाउंट मार्क्स। कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार का जो लेन देन का जो पूरा अकाउंट्स होता है, जो कि 24.4% इंक्रीज़ के तौर पर देखा जा रहा है, रिवाइज्ड हुआ 6.06 लाख करोड़ फॉर द करेंट फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है जो पूरा साल के लिए होता है, ये आंकड़ा दिया हुआ है। टू बी श्योर मिस सीतारमन्स स्पीच हाईलाइट्स द पीएम गति शक्ति। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जो मिस सीतारमन्स की स्पीच है वो पूरी तरह से हाईलाइट करती है गति शक्ति। अब एक वर्ड आ गया गति शक्ति, इसको आपको समझना चाहिए। गति शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 100 लाख करोड़ का एक नेशनल मास्टर प्लान है। 100 लाख करोड़ का एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। गति शक्ति के माध्यम से सरकार चाहती है कि जितनी भी दूरियां हैं वो कम हो जाए, और इनमें इसके माध्यम से पूरा एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाया गया है। तो इसमें अगर कोई पूछा जाए कि गति शक्ति में क्या है, तो कम से कम ऐसा है कि 100 लाख करोड़ इस पे लगना है, और इसमें कहाँ लगना है आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेटिंग अप्रोच है, पूरी तरह से बदलाव लाने वाला अप्रोच है, कदम है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ टू बी पावर्ड बाय 7 इंजन्स ऑफ। 7 इंजन्स इसमें कहे गए हैं, और कौन कौन है उसमें? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है माल वाहक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी सरकार गति शक्ति के तहत इन चीज़ों पे काम करेगी ताकि कनेक्टिविटी बढ़े,
कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दूरियां घटेंगी, और दूरियां घटेंगी तो हमारा जो देश है उसको गति मिलेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है गति शक्ति। अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स होंगे, अच्छे हाईवेज़ होंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो दूरी 2 घंटे में तय होती थी वो 30 मिनट्स में होगी। और कनेक्ट करेंगे अगर जो सुदूर इलाका है, दूर का इलाका है, उसको रोड से, तो गति मिलेगी देश को। और जब एक गति मिलेगी तो गति के साथ रोज़गार भी मिलेगी, क्योंकि जब इस पे काम होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रोड बनेंगे, ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह से हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ पे जाएगी और डेवलपमेंट होगा। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे इस बार था बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आई होगी गति शक्ति क्या है। While the broad sweep of the public infrastructure envisioned by the program could potentially be truly transformative, हालांकि जो एक बहुत बड़े पैमाने पर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना की गई है, इन्विजन का मतलब होता है कल्पना करना, जो कल्पना की गई है इस प्रोग्राम के माध्यम से, पोटेंशियली यानी इसका संभावना है, पोटेंशियल का मतलब यहाँ पावर नहीं है, संभावना है कि ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, पूरा ये बदल देने वाला होगा। इफ़ इट वर टू एग्जीक्यूटेड एज इमेजिन्ड, ये तब हो पाएगा जितना इमेजिन किया गया है, जैसी कल्पना की गई है उसको हूबहू उसी तरह से उसको उतारा जाए। यानी यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि अगर इस पे जो बात कही गई है, जो कल्पना की गई है, जो इमेजिन किया गया है, उसको पूरी तरह से लागू किया जाता है, उसी तरह से अगर किया जाता है तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, देश को बदल करके रख देगा। द बजट इज लार्जली शॉर्ट ऑन डिटेल्स वेयर इट कंसर्न्स द स्पेसिफिक्स ऑफ पेंसिल्स इन सम फिगर्स ओनली फॉर द रोड्स एंड रेलवेज कंपोनेंट्स। हालांकि जो अभी जैसे ऊपर में बात हो रही थी कि इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी है कि डिटेल की कमी है, कि कहाँ से इस पैसा आएगा, स्पेसिफिक्स जो कंडीशंस है कहाँ, पूरा डिटेल नहीं है इस चीज़ का। पेंसिल इन वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे। पेंसिल इन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ से ऑर्गेनाइज होगा लेकिन इसमें कुछ अरेंजमेंट की बात किया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। फिगर्स का मतलब होता है आंकड़ा, जो कि रोड और रेलवेज के बारे में है, और बाकी की चीज़ों के बारे में इसमें आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। द बजट लिस्ट अ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवेज, इस बजट में एक प्लान दिया गया है एक्सप्रेसवेज के लिए। दैट विल बी फॉर्मुलेटेड इन 2020 एंड 23, जो कि बनाया जाएगा 2022 और 23 में अंडर द स्कीम एंड प्रोजेक्ट द एडिशन ऑफ रुपीज़ 25,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स टू द नेशनल हाईवेज नेटवर्क, यानी 25 किलोमीटर्स रोड या नेशनल हाईवे के तौर पे, नेटवर्क के तौर पे बनाने की बात है। द टॉक ऑफ इनेबलिंग सीमलेस multimodal movement of the goods and people and providing multimodal connectivity between mass urban transit systems and railway stations. However, all sounds are familiar refrain from past speeches. अब देखिए इस बात की जा रही है, टॉक ऑफ बात क्या हो रही है, इनेबल किया जाएगा सीमलेस। सीमलेस का मतलब क्या होता है, बिना कोई प्रॉब्लम का एक मल्टी मोडल मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे तरीके से मूवमेंट का मतलब क्या, कि वस्तुओं की आवाजाही में सुविधा हो, सुगम हो, सीमलेसली हो, बिना कोई हर्डल के हो। पीपल के ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं हो, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं हो। अर्बन ट्रांजिट सिस्टम को रेलवे स्टेशन वगैरह के साथ जोड़ा जाएगा। और ये हालांकि ये जो चीज़ें जो ऊपर कही गई है ना, वो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बार बार रिपीटेड है। रिफ्रेन फ्रॉम पास्ट स्पीचेज का मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है कि पिछले स्पीचेज का ये नकल किया हुआ है, यानी पहले भी बजट में इसी बात के बारे में कहा गया था और हर बजट में एक ही बात कही जाती है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और इस बार भी लग रहा है कि सुना हुआ लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है। स्पेंडिंग आउटलेज ऑन सेवरल अदर की सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। अब देखिए तो बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके अलावा यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर की बात है उसमें क्या स्पेंडिंग के लिए आउटलेज है। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर है। रूरल डेवलपमेंट एंड वाइटल जॉब्स and income providing national rural employment guarantee scheme have all shrunk as a percentage of overall expenditure in the budget estimates for fiscal 2023 from the revised estimates for the current year.
तो सबसे पहले हेल्थ केयर के अलावा यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की बात हो गई, जिसके अंतर्गत जो एक जॉब मिलता है ना नरेगा के माध्यम से, उसमें भी श्रंक देखने को मिला है, यानी श्रिंक मतलब सिकुड़न देखने को मिला है। और इसमें कोई खास एक्सपेंडिचर की बात नहीं कही गई है, एस्टिमेट की बात नहीं रखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, जो अभी थोड़ा सा रिवाइज देखने को मिला है इसमें करेंट ईयर में, यानी इसमें कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं है। रूरल की बात हो रही थी यहाँ पे, दैट these sectors have been forced to bear the impact of government's keenness to broadly stick to fiscal consolidation roadmap। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो एरिया है रूरल एरिया, उसमें नज़र आता है कि इस पर सरकार उतना कीन नहीं है। कीन का मतलब उत्सुक नहीं है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से किसके ऊपर सोच रही है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पिछले साल इसको नुकसान हुई उसके भरपाई के बारे में क्या रोड मैप बनाया जा सकता है, उसके लिए ये सोच रही है। यानी जो छोटे मोटे जो खर्च है उसको बचाए कैसे, उसके बारे में सोच रही है। विद द बजट प्रोजेक्टिंग अ नैरोइंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ टू 6.4%, यानी इस बजट में कोशिश ये की जा रही है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाली कहानी है। यानी अगर कोई पूछे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम, कितना आप एक्सपेंड किए और कितना आपका इनकम था, उसके जो माइनस को करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। यानी कमा रहे हैं आप 4 रुपया, खर्च कर रहे हैं 6 रुपया, तो 6 - 4 करेंगे तो क्या होगा, 2 रुपया जो आया आपका वो फिस्कल डेफिसिट हुआ। यानी सरकार की कोशिश है कि जो लॉस हुआ, जो डेफिसिट है, उसको नैरो करें। नैरो का मतलब क्या, जितना हो सके कम करें। और कितना कहा गया है, 6.4 ऑफ जीडीपी इन 2012 एंड 23, ये आंकड़ा है। फ्रॉम अ रिवाइज्ड एस्टिमेट टू 6.9% रिफ्लेक्ट्स ऑन इट्स प्रायोरिटीज़। यानी इससे ये पता चलता है कि सरकार चाहती है कि जितना कम फिस्कल डेफिसिट हो, इनकम के हिसाब से खर्च हो। Government's spending on healthcare ought to have instead been significantly increased। यहाँ पे सलाह दी जा रही है लेखक के द्वारा कि जो सरकार पैसा खर्च कर रही है हेल्थ केयर पे, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए था। With the lessons from the ongoing pandemic's first 2 waves serving to illuminate the need for sizable enlargement of public health infrastructure। जो सबक सीखते हुए पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक की वजह से जो पिछले 2 वेव्स में ये पता चल रहा था हम लोगों को कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास ज़रूरत है। इस पे काम करना चाहिए था सरकार को। अ सोर्स ऑफ सम सोलेस थ्रू इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ अ नेशनल टेनेमेंटल। थोड़ा सा राहत की बात ये है, सोलेस वर्ड का मतलब यहाँ पे राहत समझ जाइएगा, और वो ये है कि सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाएगा, जिसके अंतर्गत एक वैसे लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा जो कि अपने आप को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि जब आपको बंद जगह से डर लगना शुरू हो जाए, यानी घर में पड़े पड़े आपको डर लग रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में पैक हैं आप, उससे आपको डर लग रहा है, तो क्लास्ट्रोफोबिया इसको बोलते हैं। आइए आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आते रहता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो क्लास्ट्रोफोबिक जो प्रॉब्लम्स हैं लॉकडाउन की वजह से जो हो गया है। प्लेथोरा का मतलब होता है अ लॉट ऑफ, प्लेथोरा ऑफ एंजाइटी, चिंता हो गई है। ट्रिगर्ड मतलब होता है काउज बाय द पैंडेमिक, जो कि पैंडेमिक की वजह से हुआ है। ट्रिगर का वर्ड का मतलब काउज लिखिएगा। यानी जो क्लास्ट्रोफोबिक और अ लॉट ऑफ एंजाइटीज़ काउज किसके वजह से हुआ है, पेंडेमिक के वजह से हुआ है, उससे निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। यानी अगर आपको भी लॉकडाउन की वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी चिंता हो गई है पेंडेमिक की वजह से, तो आप इससे थेरेपी या फिर टेलीमेंटल हेल्थ केयर का फ़ायदा उठा करके कुछ दवा वगैरह या फिर जो भी थेरेपी होगी किसी तरह का, आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। आगे देखते हैं।
स्पेंडिंग आउटलेस ऑन, अब खर्च किस पे हो रहा है, सेवरल अदर की एस्पेक्ट्स, ये तो लगता है हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है इन अ नोट टू रूलिंग पार्टीज नेशनलिस्ट मूरिंग। नोड का मतलब एक इंडिकेट करना होता है, यहाँ पे नोड मतलब होता है कि हामी भरना भी, यानी जो रूलिंग पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है ना। तो मूरिंग का मतलब होता है जो अपने आप को इन्फ्लुएंशियल करता है, स्टेबलाइज इन्फ्लुएंस करना, यानी जो पार्टी है जो नेशनलिस्ट अपने आप को इन्फ्लुएंस करती है, एंड इन लाइन विथ गवर्नमेंट्स पुश टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर, यानी सरकार का एक प्रयास है यहाँ पे कि सरकार का जो कोशिश है कि एक इंक्रीज करे सेल्फ रिलायंस को। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, जब आप अपने आप पे डिपेंड होते हैं, जिसको आत्मनिर्भरता बोलते हैं, उस पर फोकस करना है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड अ सीरीज ऑफ टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है बाबू, टैरिफ का मतलब होता है कि जब आप किसी देश से किसी वस्तु को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड जो वस्तु है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रपोज की एक सीरीज ऑफ टैरिफ एंड पॉलिसी स्टेप्स विच कुड स्टेप्स दैट कुड हेल्प बोस्टर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द लॉन्ग रन। उन्होंने टैरिफ पे काम किया है और एक स्टेप उठाया है जिसके माध्यम से वो बोस्टर करना, किसी को इनकरेज करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लंबे समय में आने वाले समय में इनकरेज करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। अ की पॉलिसी एलिमेंट इज़ अ कमिटमेंट टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस इन द प्रोक्योरमेंट फॉर द कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। अब देखिए उन्होंने सबसे बड़ा कदम ये उठाया है कि जो हम लोग फोर्सेस के लिए जो भी सामान खरीदते थे, चाहे वो आप बात कर लो टैंक की बात कर लो, राइफल्स की बात कर लो, कोई भी इक्विपमेंट्स हम जो खरीदते थे फोर्सेस के लिए, उसमें सरकार का कहना है कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, वो हमारे देश में ही बनेगा। सबसे बड़ा कदम ये होगा, हमारे देश में बनने से एक तो दूसरे पे डिपेंडेंस कमेगी, हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ ही हम लोग स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश में बनेगा, तो रोज़गार भी उत्पन्न होगा। तो इस पे फोकस कर रही है सरकार, अपने आप को एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पे दर्शाती है और कोई भी चीज़ जो रिलेटेड होगा आर्म्ड फोर्सेस से वो यहाँ पे बनाने का प्रयास होगा या बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है। टू दैट एंड, अगर उस तरह से बात करें, उसके परिणाम स्वरूप कह सकते हैं, द मिनिस्टर हैड प्रपोज्ड अर्न मेकिंग 68% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2020 एंड 23। और इस लिहाज से अगर देखें तो मिनिस्टर ने प्रपोज किया है, और क्या प्रपोजल है, जिसमें कहा गया है कि इट विल सेट असाइड, इसको अलग कर देगा, कितना, 68% ऑफ आर्म्ड फोर्सेज कैपिटल प्रोक्योरमेंट को, इसको साइड में रखेगा खाली आर्म्ड फोर्सेज के लिए, जो कि देगा किसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो भारत में जो क्षेत्रीय हैं, जो हमारा रीजनल है, उस इंडस्ट्री को देगा। किसके लिए है, 22 एंड 23 के लिए, बजट के लिए है। अ नॉट इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द करेंट फिजिकल 58 टारगेट, और एक ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं माना जाएगा इसको, यानी एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कहा गया था 58 टारगेट था, जहाँ वहीं आप देख सकते हैं 68 किया गया। The tariff rationalizations which cover a broad swathe of items, swathe का मतलब क्या होता है, a wide area of things, यानी यहाँ पे अगर टैरिफ की बात करें, टैरिफ समझ रहे हैं ना, टैक्स, जिसमें आते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया इसमें आता है, जिसमें शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, इनपुट्स यूज्ड बाय MSME, जो कि छोटे छोटे जो MSME हैं उसके यूनिट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाते हैं। प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल गुड्स कुड हाउएवर हैव वेरिंग शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, इसका असर जो होता है उतना नहीं होता है। स्पेशली द मूव टू फेज आउट द कंसेशन रेट्स इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट इम्पोर्ट ग्रेजुअली and apply a moderate tariff of 7.5% could in short term
hurt infrastructure projects and the setting up of new manufacturing capacity. Some proposed exemptions for the advanced machinery notwithstanding. इसमें आपको इतना समझना है कि सरकार ने कुछ टैरिफ भी लगाए हैं इम्पोर्टेड चीज़ पे, और जो इंपोर्ट करेंगे उसमें 0.7% का टैक्स है, जिसकी वजह से जो आप प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को हमको मंगवाना पड़ेगा, तो इस थोड़ा सा ये महंगा पड़ सकता है उसके लिए, तो ये बातें कही जा रही है। थोड़ा एडिटोरियल बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं। द मिनिस्टर हैज़ ट्राइड टू एड्रेस द रेंजिंग डिबेट ओवर हाउ टू डील विद द वर्चुअल करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एक और भारत सरकार चाहती है कि वर्चुअल करेंसीज ना रहें, जैसे डिजिटल करेंसी जिसको आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, इसका विरोध करती है, वहीं दूसरी तरफ ये खुद एक क्रिप्टो करेंसी की तरह डिजिटल करेंसी ला रही है। तो सरकार चाहती क्या है इस मामले में, इसको लेकर के अभी भी ये दो नाव पे है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या कहा गया है। द मिनिस्टर हैज़ ट्राइड टू एड्रेस द रेंजिंग डिबेट, जो कि एक रेजिंग डिबेट, रेज का मतलब ऐसे गुस्सा होता है, एक जो अभी हॉट डिबेट चल रहा है कि कैसे हम लोग वर्चुअल करेंसी के साथ डील करेंगे। बाय अडॉप्टिंग अ ट्विन ट्रैक, देखो यहाँ पे दो रास्ता अपना लिया है, यानी एक ही व्यक्ति दो अलग अलग काम कर रहा है, यानी दुविधा वाला है कि आप कहना क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। तो ट्विन ट्रैक अप्रोच का मतलब ही होता है कि एक ही समय में दो काम करना। और वो क्या है, ऑन द वन हैंड, एक तरफ मिस सीतारमन प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस इन कमिंग फिजिकल ईयर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक तरफ तो निर्मला सीतारमन ने एक प्रपोजल दिया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई लेकर के आएगा। दैट शी पोजिट्स विल इम्पोर्ट अ बिग बूस्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी, जो कि वो कहती हैं कि एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा डिजिटल इकोनॉमी में। लीड टू अ मोस्ट इफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, और एक चीपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा ऐसे डिजिटल करेंसी का। द आरबीआई इशूड डिजिटल रूपी वुड लेवरेज ब्लॉकचेन एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, और जो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा डिजिटल रूपी, वो क्या करेगा, लेवरेज करेगा, यानी यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा ब्लॉकचेन को। ब्लॉकचेन क्या होता है, अ सिस्टम इन विच अ रिकॉर्ड ऑफ यू कैन से क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन इज केप्ट। तो ब्लॉकचेन क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है बिटकॉइन के द्वारा उसको ये रिकॉर्ड करेगा। यानी आरबीआई एक ऐसा डिजिटल रूपी बनाएगा जो कि यूज़ करेगा ब्लॉकचेन को, यानी इस सिस्टम को जो कि रिकॉर्ड रखता है बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स का, एंड अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। और ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल रूपी हो वो भी करेगा। फिर से समझ लो ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड रखता है बिटकॉइन के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका। इस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल डिजिटल रूपी यानी जो आरबीआई के द्वारा जो लाया जाएगा वो भी करेगा, और इससे रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल ये करेगा। इन पैरेलल, एक साथ साथ, शी intends to tax income from the transfer of any virtual digital assets at rate of 30%। और दूसरी तरफ इस पे इतना भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया है इसके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, 30% का टैक्स लगेगा। विद डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स एट ब्रिंगिंग द मशरूमिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ virtual digital assets including cryptocurrencies under the tax net would have salutary impact besides adding a revenue stream to the exchequer। अब यहाँ पे समझते हैं, with reduction allowed only for the cost of acquisition, यहाँ तक समझ गए। इसमें डिडक्शन तब अलाउ होगा जब ये एक यूज़ करे, यानी इसको अधिग्रहण किया जाएगा, यानी इस मनी को रखा जाएगा। अब देखने का विषय ये है कि अगर सरकार कोशिश करती है कि इसको मशरूम ट्रेड, मशरूम का मतलब यहाँ पे क्या है, मशरूम का मतलब उसको एक तरह का स्मूथ बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, और जो मल्टीप्लिसिटी यानी जो डाइवर्सिटी है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह की बात कर लें, है ना, तो अंडर द टैक्स नेट वुड हैव सैल्यूटरी इम्पैक्ट। सैल्यूटरी का मतलब होता है अच्छा इम्पैक्ट इसका मिलेगा। बिसाइड्स एडिंग अ रेवेन्यू स्ट्रीम टू एक्सचेकर्स, किसके अलावे
इसके अलावे कि ये जो एक्सचेकर है, एक्सचेकर का मतलब होता है खजाना, खजाना में फ़्लो करने का काम करेगा, यानी अच्छा खासा पैसा कमाने में हेल्प करेगा। यानी एक खजाना को भरने का प्रयास भी के तौर पे भी क्रिप्टो करेंसीज को देखा जा सकता है। ज़्यादा टैक्स इस पे आएगा तो टैक्स आएगा तो कहाँ जाएगा, सरकार के खजाने में जाएगा। तो सरकार इसको यूटिलाइज करना चाहती है। द मिनिस्टर्स लेटेस्ट बजट ऑल्सो स्कर्ट्स मेंशन ऑफ, स्कर्ट्स का मतलब होता है अवॉइड, यानी जो मिनिस्टर के द्वारा हाल फिलहाल में जो बजट आया है उसमें अवॉइड किया गया, स्कर्ट किया गया तो मतलब अवॉइड किया गया है। मेंशन ऑफ द एसेट मोनेटाइजेशन प्लान मेंशन इन द लास्ट बजट, पिछले बजट में मोनेटाइजेशन प्लान आया था। अब सवाल है कि मोनेटाइजेशन प्लान क्या होता है। मोनेटाइजेशन प्लान का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु को यानी गुड्स को बेच करके उसको मॉनेटरी वैल्यू प्राप्त करते हैं, यानी उसको पैसे के फॉर्म में लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन के बारे में प्लान क्या है, इसको जो पिछले बजट में मेंशन किया गया था उसके बारे में भी कोई क्लियर व्यू नहीं दिया गया है। एंड शोज शार्प डिक्लाइन इन कैपिटल रिसीव्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, और ये शो करता है कि जो कैपिटल रिसीव हुआ है डिसइन्वेस्टमेंट से उसमें क्या है, डिक्लाइन देखने को मिला है। डिसइन्वेस्टमेंट एक वर्ड आया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई गवर्नमेंट, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचती है, प्रॉपर्टी को बेचती है और पूरा नहीं बेचती है, पार्शियली बेचती है। जैसे आपने सुना होगा कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी उसका कुछ शेयर को बेच देती है और उसको मोनेटाइजेशन के रूप में उससे पैसे कमाती है, यानी पैसा लेती है, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। या फिर उसको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इसको लगाती है तो उसको भी बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा इस बार रिसिप्ट कर देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला है। अब इसमें कितना है आंकड़ा देख लो। विद जस्ट 65,000 करोड़ बजटेड फ्रॉम अ सर्च सेल फॉर फिस्कल 2023, केवल 65,000 करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट से दिया गया है 2023 के बजट में के लिए, एज अपोज्ड टू 78,000 करोड़ एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट। किसके अगेंस्ट में? 78,000 ऐसा प्रपोज्ड एस्टिमेट था, उसके खिलाफ केवल 65 दिया गया। The minister has had to increase gross borrowings to the 14.95 lakh crore, a 24% increase from the current fiscal budget estimate, but a far sharper 43% jump from the revised estimate of 10.46 lakh crore। अब कहा जा रहा है कि मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा बोरोइंग्स को, ग्रॉस बोरोइंग्स एंड टोटल बोरोइंग्स को। बोरो समझते हो ना, लेना, जो कि करना होगा इनको 14.95 लाख करोड़ बोरो करना पड़ेगा, जो कि 25% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि एस्टिमेट लगाया गया था बजट के द्वारा। लेकिन ए शार्पर जंप है 43% का, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उसमें कहा गया था कि 10.46 लाख करोड़ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेना कितना पड़ेगा 14.95 लाख करोड़, तो 43% जंप दिखा रहा है। द रिसोर्स क्रंच, रिसोर्स क्रंच का मतलब क्या हुआ, क्रंच मतलब होता है कमी, रिसोर्सेज की कमी। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, मतलब दिखाता है। इन द प्रपोज्ड हायर डेट इंश्योरेंस इज अल्टीमेटली बाउंड टू गेट मोर एक्यूट इन द डेज अहेड, जो कि ये कर्ज है वो ऐसा लाजमी है कि और ही ज़्यादा खतरनाक और गंभीर हो सकता है आने वाले समय में। गिवन द बजट लैक ऑफ ग्रोथ इनविगोरेटिंग प्रपोजल्स, क्यों? क्योंकि इस बात पे को कंसीडर करते, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, इस बात को कंसीडर करते हुए कि जो बजट है उसमें कमी है कि ग्रोथ से रिलेटेड प्रपोजल्स की, किसको कैसे किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बजट के बारे में बहुत बड़ा ये टॉपिक था, आपने समझा होगा, फिर से एक बार आपसे रिवाइज करवा दें। इसमें कहा गया है कि होप तो बहुत है लेकिन इसको कैसे करेंगे नहीं पता है। सरकार गति शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर है इस बार के बजट में, और 25,000 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज नेटवर्क की बात कही गई है, जो मेन बात इसमें कही गई है। क्रिप्टो करेंसी, जो कि सरकार इसके बारे में पहले नेगेटिव आइडिया रखती थी, लेकिन इस बार अपने ख़जाना को भरने के लिए इसके ऊपर भारी भरकम, इसके ट्रांजैक्शन के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाई है 30% का। साथ ही एक अपना डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, जो कि RBI के द्वारा लाया जाएगा,
और जो बिटकॉइन के लिए जो चैनल का इस्तेमाल होता था उसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल करके उससे भी पैसा कमाने का प्रयास होगा। तो सरकार एक तरफ इसकी आलोचना करती है क्रिप्टो करेंसीज़ की और दूसरी ओर अपने तरफ से एक डिजिटल करेंसी ला रही है। तो इसमें सरकार को का पता नहीं चल रहा कि सोच क्या है फ़िलहाल। और अभी जो है सरकार का मेन फोकस है जो फिस्कल डेफिसिट हुआ है जो उसको काफ़ी कम करना है। इसको 6.4% रखने का प्रयास है जो कि एस्टिमेट था 6.9 का। तो इन सारी बातों के साथ अगर देखें तो ये बजट बिल्कुल मिला जुला था। जो इसको समझेंगे उनके लिए बजट सही है और जो केवल हवा में बात करेंगे उनके लिए गलत है। सरकार की एक तरफ से सोच बहुत अच्छी है क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करेगी, अब किसी को फ्री में कोई चीज़ दे दो और एक चीज़ होता है कि काम करवा करके उसको पैसा दो। तो जब इन्वेस्टमेंट करेगी, मान लिया रोड बन रहा है तो रोड बनेगा तो उसमें मज़दूर काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा तो इससे कमा करके वो खाएंगे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट दे दिया जाता, यानी आपको इतना कमाने वाले को टैक्स नहीं देना है, तो ऐसे केस में तो फ्री में पैसा उसको मिलेगा या सबको पैसा फ्री में दे दे सरकार, तो दिक्कत होगी। तो एक तरफ आप रोज़गार भी मांग रहे हो और रोज़गार तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगी। रोज़गार जब मिलेगी तो आपके पैकेट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, यानी चीज़ों को आप मार्केट से ख़रीदना शुरू करेंगे। जब आप चीज़ों को ख़रीदना शुरू करेंगे तो मार्केट में जो हमारा पैसा आएगा वहाँ से फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरत होगी ना बनाने में उसको, और इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी होगी वो फिर से बूस्ट करेगी और स्टेबल हो जाएगी। तो ये सारी अच्छी सोच है, लेकिन इसको धरातल पर लाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए, केवल हवाई बात करने से नहीं होता है। चलिए आज के ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।